नमस्कार दोस्तों। ये बात तो हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री के सबसे बड़े जीनियस इंसान थे। इतने जीनियस कि वो अकेले ही हजारों साइंटिस्ट के बराबर दिमाग लड़ा सकते थे। जो बात हम नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकते थे वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और उसे पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। हमारे पिछले वीडियो में हमने आइंस्टाइन की उन्हीं क्रांतिकारी खोज और उनके दिमाग की अद्भुत कल्पनाओं के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो हमने उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए, जहां से जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन की इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत देखकर ही लोगों को लगता था कि उनके पास एक स्पेशल ब्रेन है जो आम लोगों से बहुत अलग है। आज के इस वीडियो में हम यही बात जानने की कोशिश करेंगे और आइंस्टीन के दिमाग का साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि आइंस्टीन का दिमाग किस तरह से नॉर्मल इंसान से अलग था और क्यों आइंस्टीन ये चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च ना की जाए। उन्होंने तो यहाँ तक इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि उनके मरने के बाद उनकी बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए, लेकिन फिर हुआ वही जिसका आइंस्टीन को भी डर था। फैक्ट डिजिटल टीवी के इस वीडियो में मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी अंतिम सांसें ली। तब ऑटोप्सी यानी मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया उसने चुपके से बिना किसी की परमिशन के अल्बर्ट आइंस्टीन के दिमाग को निकाल लिया। वो एक पैथोलॉजिस्ट था और उसमें ये बात जानने की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया के इस सुपर जीनियस माइंड में ऐसा क्या है जिससे अल्बर्ट आइंस्टीन 20वीं सदी के सबसे जीनियस इंसान बन गए। आइंस्टीन का ब्रेन चुराने वाले शख्स थे डॉक्टर थॉमस स्ट्रोज हार्वे। इस शख्स ने बिना किसी की परमिशन के आइंस्टीन के दिमाग को कई दिन तक छुपा कर रखा। डॉक्टर हार्वे को अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा आइंस्टीन के दिमाग के ऊपर रिसर्च करने में दिलचस्पी थी। डॉक्टर हार्वे कई दिन तक इनके दिमाग को लेकर घूमते रहे। कुछ दिनों में ही जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वे की इस हरकत के बारे में पता चला तो उन्हें जॉब से निकाल दिया गया। इस हरकत के बारे में जानकर आइंस्टीन का परिवार भी उनसे बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन जब डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टीन के परिवार को यह विश्वास दिलाया कि वो आइंस्टीन के इस सुपर जीनियस माइंड के ऊपर रिसर्च करके इसमें छुपे हुए राजों के ऊपर से पर्दा उठाकर दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, इस बात से आइंस्टीन के परिवार ने डॉक्टर हार्वे को रिसर्च की अनुमति दे दी। यहीं से शुरू हुआ आइंस्टीन के दिमाग का एक बहुत लंबा रिसर्च का सफर। डॉक्टर हार्वे एक नॉर्मल पैथोलॉजिस्ट थे जिनमें बस ये जिज्ञासा थी कि आइंस्टीन के दिमाग में ऐसा क्या होगा, लेकिन उनके पास आइंस्टीन के दिमाग पर रिसर्च करने के लिए पर्याप्त नॉलेज और साधन भी नहीं थे। डॉक्टर हार्वे ने कई दिन तक आइंस्टीन के ब्रेन को अपने पास एक जार में छुपा कर रखा। उसके बाद हार्वे आइंस्टीन के दिमाग को अमेरिका के एक स्टेट पेंसिल्वेनिया ले गए, जहां इन्होंने आइंस्टीन के दिमाग के कई फोटो निकाले और फिर उन्होंने उनके दिमाग के 240 छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके हर पीस को अलग अलग जार में रख लिया। डॉक्टर हार्वे ने कई दिन तक आइंस्टीन के ब्रेन को अपने बेसमेंट में छुपा कर रखा, लेकिन उन्हें अब उनकी पत्नी से भी धमकियां मिलने लगी थी कि वो इस ब्रेन को उठाकर फेंक देगी या नष्ट कर देगी, क्योंकि अब कंडीशन ये थी कि उनके पास कोई जॉब नहीं थी और उनका पैथोलॉजिस्ट का लाइसेंस भी अब रद्द हो चुका था। इन्हीं झगड़ों की वजह से डॉक्टर हार्वे का डाइवोर्स भी हो गया। अपने डाइवोर्स के बाद डॉक्टर हार्वे उस ब्रेन को लेकर कैंसस के शहर विचिटा चले गए, जहां वो एक बायोलॉजिक टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की जॉब करने लग गए। यहाँ वो अपने फ्री टाइम में आइंस्टीन के दिमाग के ऊपर रिसर्च करने की कोशिश भी करते थे। कई साल बीत गए, लेकिन डॉक्टर हार्वे आइंस्टीन के दिमाग पर कुछ खास रिसर्च नहीं कर पाए। तब उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो आइंस्टीन के दिमाग के अलग अलग टुकड़ों को दुनिया भर के टॉप साइंटिस्ट और न्यूरो एनाटोमिस्ट को रिसर्च करने के लिए भेजेंगे, और लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। उनके दिमाग के अलग अलग पीस को माइक्रोस्कोपिक साइज में डिवाइड करके अलग अलग देशों के टॉप रिसर्चर्स को भेज दिया। 3 दशक तक रिसर्च करने के बाद 1985 में पहली बार आइंस्टीन के ब्रेन के ऊपर एक रिसर्च पब्लिश की गई। के बाद अगले 2 दशक तक दुनिया भर के अलग अलग साइंटिस्ट ने कई रिसर्च पब्लिश की, जिसमें यह पता चला कि आइंस्टीन का दिमाग आम इंसानों के दिमाग से काफी अलग था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन की कॉर्पस कैलोसम नामक हिस्से में पाया गया। यहाँ आपको बता दें कि हमारा ब्रेन 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, जिसे हम लेफ्ट और राइट ब्रेन कहते हैं। हम जो भी काम करते हैं वो हमारे एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर हमारा ब्रेन शरीर के उस हिस्से को सिग्नल देता है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि इन सब में कॉर्पस कैलोसम का क्या काम। आपको बता दें कि हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम को करते हैं। मान लो आप अपने फ्रेंड को कोई मैसेज भेज रहे हो जिसमें आप अपने दोनों हाथ से टाइप कर रहे हो। अगर आपका लेफ्ट हैंड कुछ भी गलत टाइप करता है तो आपका दिमाग आपके राइट हैंड को तुरंत सिग्नल देकर उसे करेक्ट करता है।
इसका मतलब हुआ कि जब हमारे लेफ्ट ब्रेन से मिस्टेक हुई तो उसने फौरन राइट ब्रेन को सिग्नल देकर उसे करेक्ट कर लिया। हमारे ब्रेन के ये दोनों हिस्से आपस में जिस चीज से कनेक्टेड रहते हैं उसे ही कॉर्पस कैलोसम बोला जाता है, और ये हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन की कम्युनिकेशन में बहुत मददगार होता है। आइंस्टीन का कॉर्पस कैलोसम आम इंसानों की तुलना में काफी बड़ा था, यानी उनके लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था, और यही कारण था कि आइंस्टीन कभी भी अपनी रिसर्च करते समय पेन या पेंसिल के साथ नहीं बैठते थे। वो अपने दिमाग में ही कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इमेजिन करके सोल्व कर दिया करते थे। कॉर्पस कैलोसम के बड़े होने के अलावा भी आइंस्टीन के दिमाग का स्ट्रक्चर आम लोगों से काफी अलग था। इसकी वजह से उनके दिमाग में न्यूरॉन्स का फ्लो बहुत ज्यादा था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने की वजह से आइंस्टीन की थिंकिंग एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल काफी स्ट्रांग थी। इसका मतलब आइंस्टीन में आम लोगों की तुलना में सोचने और लॉजिक को परफॉर्म करने की क्षमता कहीं ज्यादा थी। हमारे पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आइंस्टीन कभी भी अपनी थ्योरी के ऊपर रिसर्च नहीं करते थे, वो अपनी इमेजिनेशन को ही गणितीय समीकरणों से साबित कर देते थे, और इसका मेन रीजन उनके दिमाग में ज्यादा न्यूरॉन्स के फ्लो को ही माना गया। न्यूरॉन्स के ज्यादा होने के कारण कुछ रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि उनके दिमाग का वजन आम लोगों से कम था। रिसर्चर्स का मानना है कि इनके ब्रेन की लाइनिंग काफी पतली थी, जिसकी वजह से इनमें ज्यादा न्यूरॉन्स पाए जाते थे। डॉक्टर जाइडल, जो कि प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, इन्होंने आइंस्टीन के दिमाग के एक स्पेशल एरिया हिपोकैम्पस को एग्जामिन किया था। यहाँ आपको बता दें कि हिपोकैम्पस हमारे दिमाग का वो एरिया होता है जो लर्निंग एंड मेमोरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्होंने बताया कि आइंस्टीन के दिमाग के इस एरिया में न्यूरॉन्स के फ्लो में बहुत ज़्यादा अंतर था, जबकि नॉर्मल इंसान के दिमाग में यह अंतर बहुत कम होता है। इसकी वजह से आइंस्टीन चीज़ों को ज़्यादा याद नहीं रख पाते थे। आइंस्टीन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने की काबिलियत की वजह से ही वो बचपन से ही अपने दिमाग पर ज़्यादा दबाव डालते थे। अगर उन्हें किसी सवाल का जवाब ढूंढना होता था तो किसी और के पास जाने के बजाय अपने ही दिमाग में उसके सॉल्यूशन ढूंढते थे, और यही कारण था कि उनके दिमाग उसी तरह से ढल गया और वो 20वीं सदी के सबसे जीनियस इंसान बन गए। इसके अलावा भी आइंस्टीन के दिमाग पर कई रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, जिसमें बताया गया कि आइंस्टीन के दिमाग में पैराइटल ऑप्रिकुलम नामक एक हिस्सा मिसिंग था, जिसकी वजह से उनकी पैराइटल लोब की साइज नॉर्मल ब्रेन से 20% तक ज़्यादा बढ़ गई थी। पैराइटल लोब हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो सारी मैथमेटिकल स्किल और मेंटल इमेज को प्रोसेस करता है, और यही कारण था कि आइंस्टीन हर चीज को अपने दिमाग में ही इमेजिन कर पाते थे। दोस्तों, आइंस्टीन के उस स्पेशल ब्रेन के 240 टुकड़ों में से 170 टुकड़ों को वापस प्रिंसटन मेडिकल सेंटर को रिटर्न कर दिया गया था, जिन्हें हिफाजत से लॉक करके रख दिया गया है। के अलावा भी 46 माइक्रोस्लाइड्स को आज भी मटर म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखा गया है ताकि दुनिया इस महान दिमाग को देखने का मौका मिले। लेकिन उनके ब्रेन के कुछ टुकड़े आज भी मिसिंग है, जिनका कोई अता पता नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी ये रिसर्च पसंद आई होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत जल्दी हम अपना अगला एपिसोड लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।